नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी हिंदी साहित्य के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे। एक मैराथन क्लास करने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं हम कितने प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। कुछ प्रश्न हमारे रिपीट भी है और कुछ नए भी प्रश्न है, तो देख लेते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो। तो शुरुआत कर लेते हैं। हमारी जो सीरीज चली हुई है उसमें हम 425 तक कर चुके हैं हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्नों को। तो आज शुरुआत करेंगे 426 से। तो प्रश्न देख लेते हैं हम। राग दरबारी उपन्यास में वर्णित है। राग दरबारी उपन्यास में इनमें से कौन सा गांव वर्णित है, किस गांव का वर्णन किया गया है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपालगंज। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यह ऐसा उपन्यास है जो शिवपालगंज गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को अनावृत करता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 427। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास है। तो देख लेते हैं और अन्य तथ्य जो है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित उनका प्रथम ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र है। कौन कौन से? कई बार पात्र भी पूछ लिया जाता है। निपुणिया पात्र कई बार परीक्षा में आया है। निपुणिया, बाण भट्ट और भट्टनी, ये 3 प्रमुख पात्र जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1946 में राजकमल ने किया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 428। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? इनमें से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास रहा है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी जीवन पर आधारित उपन्यास है, और इसके नायक भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहला गिरमिटिया जो मोहनदास है वो पहला गिरमिटिया के नायक है, और पहला गिरमिटिया जो है श्री लाल शुक्ल गिरजा किशोर जी का उपन्यास है, और ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस बात को आपको तीनों चारों तथ्यों को ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर दे सको। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 429। 429 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है। इनमें से पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो प्रभा खेतान जो है पीली आंधी उपन्यास की लेखिका मानी जाती है। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका प्रभा खेतान है। इसके और अन्य उपन्यास जो है प्रभा खेतान के कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आओ पेपे घर चले, छिन्नमत्ता, पीली आंधी, अग्निसंभवा और तालाबंदी, अपने अपने चेहरे। तो इनमें आओ पेपे घर चले और छिन्नमत्ता, पीली आंधी, ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनके। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 430। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन रहे हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक इनमें से कौन है? आपको पता ही है, राहुल सांस्कृत्यायन प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। घुमक्कड़ शास्त्र उन्होंने ही लिखा है, और उन्होंने जगह जगह की जो है यात्रा की है, और अन्य बहुत सारे जो है यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उसके बाद जब हम राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में हम बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन का मानना है कि घुमक्कड़ी मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ क्षितिज विस्तार का भी साधन है। उन्होंने कभी भी कहा था कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। जो ये कथन है अगर ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो किन्होंने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने बोला है कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है। उन्होंने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत किए हैं। तो जैसे कि
तिब्बत की यात्रा, यूरोप की यात्रा, बहुत सारे जो है उन्होंने यात्रा साहित्य की रचना की है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 431, गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन है? इनमें से गोवध निवारण की भावना से लिखा जाने वाला जो उपन्यास है वो है निसाई हिंदू। निसाई हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास जी है और 1890 में लिखित उपन्यास निसाई हिंदू में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। यह एक गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, कई बार अगर सन भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 432, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो मैंने आपको बताया था विनायक नाम से एक उपन्यास भी लिखा गया है जो कि रमेश चंद्र शाह जी का है, लेकिन ये पात्र पूछा हुआ है कि इस उपन्यास का पात्र है विनायक, आपको ध्यान रखना है। तो विनायक जो है नूतन ब्रह्मचारी का पात्र रहा है। नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो किनका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। और इन जो विनायक पात्र है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का एक प्रमुख पात्र रहा है और हिंदी के विख्यात साहित्यकार रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास भी है, जिसके लिए उन्होंने सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। क्योंकि जिस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारा 433, 12 बरस लेको कर जिए अरु 16 लो जिए सियार पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति जो आदिकाल के किस लेखक की है? जगनिक की ये पंक्ति है, जिसके रचयिता जगनिक है। परमाल रासो 12वीं शताब्दी की रचना है। यह आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक वीर गाथात्मक रासो काव्य है और आज के समय में परमाल रासो का केवल एक आल्यखंड ही उपलब्ध है। हालांकि इस रचना के काल के विषय में काफ़ी मतभेद है। कहीं पर ये 12वीं शताब्दी की रचना है तो कहीं पर ये 16वीं शताब्दी की रचना बताई गई है। तो कवि जगनिक जो कलिंदर और महोबा के राजा परमाल के दरबारी कवि थे। कई बार अगर ये पूछ भी लिया जाए तो जगनिक किसके दरबारी कवि थे? तो आपको ध्यान रखना है राजा परमाल के, या जो है महोबा के राजा परमाल के या कलिंजर के राज दरबार में रहते थे। जगनिक जिन्होंने परमाल रासो की रचना की, उन्होंने दो वीर योद्धाओं के वीरता का वर्णन इस रचना में किया है। ये आपको पता ही है क्योंकि बार बार जब हम रिवीजन करते हैं तथ्यों के तो हमें याद हो जाते हैं। तो इस मेरा उद्देश्य है कि जितनी ज़्यादा हो सके हम रिपीटेशन के साथ जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बार बार पीछे की जो तथ्यों को रिवीजन करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नए कंटेंट के साथ साथ पीछे की रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है सफलता के लिए। तो तभी आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा होगा। जितना अधिक प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही जो है आप सफलता के करीब रहोगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 434 में। आपको बार बार भी कहती हूँ भाई कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या है? एकमात्र जो सफलता का राज का जो बताया गया है निरंतर अभ्यास, ये आपको पता ही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो रासो शब्द का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रासायन शब्द से माना है। देख लेते हैं और अन्य तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रासायन से मानी है। बिसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रासायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इस रासायन शब्द से होते होते यह रासो हो गया। रसिक से मानने वाले विद्वान नरोत्तम स्वामी, रास से मानने वाले गौरीशंकर ओझा, और जो है रासक से जो माना है रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, और रासक शब्द से ही सर्वमान्य जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है। प्रश्न संख्या 435 देख लेते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो आपको पता ही है, अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को माना है राहुल सांसकर्तायन ने, स्वयंभू को माना है रामकुमार वर्मा ने और पुष्यदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 436। 436 में हम देखेंगे संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था, कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया? तो संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम में 2003 में के द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले शुरुआत में केवल 14 भाषाएं थी, उसके बाद 1 जोड़ दी गई, फिर उसके बाद जो है 3 भाषाओं को जोड़ा और फिर 92 के संशोधन में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा। उसके बाद हम देख लेते हैं और अन्य भाषाओं से संबंधित तथ्यों को, कितनी भाषाओं को कब जोड़ा गया, कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं शामिल है संविधान में कि 8वीं अनुसूची में, सभी तथ्य हम देख लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि तथ्यों की आपके बार बार रिवीजन के साथ आपको वे जो है पक्के हो जाएं। देख लेते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से 22 भाषाओं को शामिल किया गया। उन 22 भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल की गई है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में शामिल कर दिया गया था। फिर एक संशोधन में, जो कि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। 21वें संशोधन के अंतर्गत जो है अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यानी कि 21वां जब संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1967 में हुआ था, तब केवल सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो संख्या हो गई 15। फिर उसके बाद 1992 में 71वें संशोधन में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर उसके बाद 2003 में जब 92वां संशोधन हुआ, तो मतलब कि उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से अलग अलग तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1921वें संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा, 71वें संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा, या 92वें संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा। हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 334। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये जो कथन है ये जायसी जी के संबंध में है। मैं कम समय में अधिक तथ्यों को कराने की कोशिश करती हूँ वही, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा अधिक है और फिर चीज़ों को जब हम बार बार तथ्यों को रिवाइज करेंगे तभी जो हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो जल्दी जल्दी हम करते हुए कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जायसे जी। जायसे जी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है कि उन्होंने माना है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम आता है। ये जो कथन कहा है ये रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी जी के संबंध में किस विद्वान का कथन है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जायसी के संबंध में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन रहा है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर भी हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की बोली में पूरी सहजता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्था के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया है। और कबीर ने केवल
भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। कबीर जी के संबंध में ये इन्होंने जैसी और कबीर की तुलना करते हुए ये बात कही है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जयसी द्वारा पूरी हुई। तो जयसी जी के संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये पूरा का पूरा कथन है। आप एक दो बार इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद बात करें हम प्रश्न संख्या 438। 438 में एक अलंकार पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देख लेते हैं। हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कतिमो अकुलानी समाने नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणी। तो ये पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियों में नीर स्नेही में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो इसमें नीर स्नेही में जो है सबंग अलंकार, सबंग पद श्लेष अलंकार दिया गया है। जब किसी वाक्य पंक्ति के किसी पद विशेष को तोड़कर भंग करके उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, वह सबंग पद श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जब देखते हैं यहाँ पे नीर स्नेही का जो यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, उसका जब हम उसको तोड़ करके दो अर्थ अलग अलग किस प्रकार से हमारा अर्थों का बोध होता है, तो हम देखते हैं नीर स्नेही में नीरस नेही तथा नीरसनेही से अलग अलग अर्थ बोध होता है। एक तो होता है नीर स्नेही, एक होता है नीरस, यानी कि नीर स्नेही का मतलब होता है नीर स्नेही। एक सेकंड भाई, यहाँ पर दोनों शब्दों में जो है अर्थ बोध हुआ है। ये गणानंद जी की पंक्ति है जो कि सुजान के जो प्रेम है उन्होंने लिखी थी कि मैं अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे हृदय की जो व्याकुलता है क्या उस मछली के समान है जो कि जल में रह करके जो पानी से प्रेम करती है। क्या उनका मिलन और जो मेरा मिलन है क्या अलग अलग है। इसी प्रकार से जो उन्होंने बताया है। तो उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 439। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में जो है सर्वांग विवेचन किया है। मैंने बताया था कि रीतिकाल के कवियों ने जब अपनी रचनाएं की है तो कुछ रचनाएं उन्होंने विशिष्टांग रचना की है, तो किसी में उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है। यानी कि सर्वांग विवेचन का में मतलब होता है उन्होंने काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लिया है, जैसे कि रस का भी प्रयोग किया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया, ध्वनि गुण सभी को जो प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं सर्वांग निरूपण के अनुसार की है। देख लेते हैं भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग रूपक काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीबोध, व्यंग्य, तुक, गुण और दोष आदि का विशद विवेचन किया गया है। इसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 440। 440 में जब हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में लिखा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में की जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की बात करते आगे कि भूषण और देव ने शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 441। 441 में हम पढ़ेंगे, जहाँ कलह तह सुख नाही, कलह सुखन को मूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। जो ये पंक्तियाँ हैं
इस उपयुक्त दोहे द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नागरीदास। नागरीदास जी का जो वास्तविक नाम जो क्या है, सांवत सिंह है। ये किशनगढ़ के राजा थे और गृह कलह के उब कर ये वृंदावन चले गए और वहीं विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। आगे चलकर नागरीदास का नाम आगे जाकर ये सांवत सिंह जो है नागरीदास नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब उन्होंने ये दोहा भी लिखा है, जो कि एक प्रसिद्ध दोहा है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 442, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं आगे। राजेंद्र यादव ने 8 उपन्यास तथा 150 से अधिक कहानियाँ लिखी है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, एक मुस्कान, देखें अनजाने पुल, मंत्र बुद्धि, एक था शैलेंद्र इनके प्रमुख उपन्यास है। रेखाएं, लहरें और परछाइयाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल भी पूछा गया है भाई, टूटना भी पूछा जाता है। तो ये इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह है। तो आप इनको बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हो, क्योंकि ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सह और मात किन का उपन्यास है या नमक किन की कहानी है? तो इस प्रकार से कि इसमें से राजेंद्र यादव का कौन सा कहानी संग्रह है? तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, और छोटे छोटे ताजमहल और टूटना भी पूछा गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट रचनाओं को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 443, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम है, जो कि एक दलित लेखक के रूप में हमारे सामने आए। तो मणिकर्णिका लेखक बनारस में आने पर जीवन के अंत की प्रतीक मणिकर्णिका से ही लेखक का ऐसा नया जीवन शुरू हुआ। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 44 यानी कि 444, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? इनमें से महाकाल उपन्यास के लेखक रहे हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, सभी की सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है अमृतलाल नागर जी की ये। तो देख लेना आपको। महाकाल 1947, बूंद और समंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य जो ये है 1972, मानस का हंस 1973, नाचे बहुत गोपाल 1978। कई बार अमृतलाल नागर जी के जो उपन्यास है ये वे क्रम वाइज भी लगाने को दे दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 445। 445 में हम करेंगे तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। 85 से लहंदा का विकास, लहंदा और पंजाबी का, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का, अर्धमागधी से हुआ पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, क्योंकि भाषाओं से आप लोगों ने जब मैंने क्वेश्चन पेपर कराया था पिछले सालों का, तो भाषाओं से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको बार बार प्रश्नों को रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं तथ्यों को एक घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। तो 85 से लहंदा और पंजाबी का, मागधी से जो है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकल कर आई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी से काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, या इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इस प्रकार से जो है
परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 446। किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है? तो आनंद कुमार स्वामी की ने जो विद्यापति की पदावली को क्या माना है? जीव और परमात्मा का रूपक। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 447। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी, ये तीनों के तीनों कहानियाँ जो है कमलेश्वर द्वारा रचित है। लेकिन एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश की है, ना कि कमलेश्वर की। तो देख लेते हैं उपरोक्त विकल्पों में एक और जिंदगी जो 1961 में की कहानी है वे मोहन राकेश की कहानी है। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर जी की कहानी है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 448। इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा जी की है? वो है भुवन विक्रम। भुवन विक्रम जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की कीर्ति है। तो देख लेते हैं भुवन विक्रम 1957 वृंदावन लाल वर्मा का एक क्या है? उपन्यास है। शेष जो उपन्यास रहे हैं गोदान 1936 में प्रसिद्ध उपन्यास रहा है प्रेमचंद जी का, आपको पता ही है। चित्रलेखा जो है 1934 में भगवती चरण वर्मा का। यही सच है 1996 में मनु भंडारी जी की रचना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 449। 449 में जब हम बात देखें तो सुख सागर के रचनाकार कौन है? सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो सुख सागर के रचनाकार है मुंशी सदासुखलाल। मुंशी सदासुखलाल नियाज नाम इनका उपनाम रहा है और नियाज नाम की उपाधि मिली हुई है इन्हें। तो मुंशी सदासुखलाल ने विष्णु पुराण के आधार पर खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की और आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में सुख सागर महत्वपूर्ण रचना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 450। 450 को जब हम देखें तो सांध्य भाषा से अभिप्राय पूछा हुआ है। तो सांध्य भाषा से अभिप्राय क्या है? तो हमारा सांध्य भाषा से अभिप्राय है इनमें से ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली भाषा किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा सांध्य भाषा कहलाती है। सांध्य भाषा से अभिप्राय ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा सांध्य भाषा से अभिप्राय। सांध्य भाषा सिद्धों द्वारा जो अपनी अंतरसाधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। इनमें प्रतीकों के सहारे अंतरसाधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका तात्पर्य प्रतीकों के खुलने पर भी प्रकट होता है। सिद्धों ने अपनी रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में की है। सांध्य भाषा वास्तव में इन रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली है, यानी कि सांध्य भाषा एक भाषा न होकर भाषा शैली है। इसी शैली का प्रयोग करके जो है आगे जाकर के कबीरदास जी ने अपनी उलटबाजियों में भी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 451। 451 को जब हम करें तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने दिया? मैंने अभी रीतिकाल हमारा चल ही रहा है तो उसमें मैंने बताया था कि श्रृंगार काल नाम देने वाले जो विद्वान रहे विश्व प्रसाद मिश्र जी। विश्व प्रसाद मिश्र ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का अतीत ग्रंथ में आदिकाल को वीर काल कहा है तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से अभिहित किया है। और अन्य विद्वानों के अनुसार हम देख लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रीतिकाल के को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और उत्तर मध्य काल नाम दिया, तो राम कुमार वर्मा ने कला काल कहा, तो डॉक्टर रसाल ने काव्य कला काल कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 452। बालचंद बिजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दुजन हासा उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है ये विद्यापति जी की हैं। देख लेते हैं आगे विद्यापति से संबंधित और अन्य तथ्य। मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत में
वेदी मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत, मैथिली और अवहट के प्राकंड पंडित थे, यानी कि उन्होंने सभी भाषाओं में रचना की है। जैसे कि विद्यापति की जो पदावली है वे मैथिल भाषा की उनकी इतनी अधिक प्रसिद्ध रचना हुई, जो कि उसी रचना के द्वारा उन्हें प्रसिद्धि भी मिली है। उन्होंने जो है कीर्तिलता और कीर्तिपताका जो है अवहट भाषा में लिखी है। ये आपको देख लेना है, समझ लेना है। एक दो रचनाएं उन्होंने संस्कृत भाषा में भी लिखी है। तो इसलिए इन कहने का मतलब ये है संस्कृत, मैथिल और अवहट के जो है ये पंडित रहे हैं। इन्होंने 1 दर्जन ग्रंथों का वर्णन किया और इसमें कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली मुख्य है। पदावली विद्यापति की ख्याति का आधार भी बनी है। विद्यापति की प्रसिद्धि काव्य पंक्ति जो है, विद्यापति की जो प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है अभी हमने पढ़ी थी, बालचन बिजवाई भाषा दुहु नहीं लगन दूजन हाशा। पंक्ति जो है विद्यापति जो है 1352 ईस्वी में विद्यापति जी का जन्म हुआ, 1448 में इनकी मृत्यु हो गई। कई बार समय भी पूछ लिया जाता है, जन्म जीवन काल भी पूछ लिया जाता है। जो मुख्य कवि होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो 1352 ईस्वी में विद्यापति का जन्म। और विद्यापति क्या थे? ये शैव थे, ना कि वैष्णव। शैव थे विद्यापति, लेकिन उन्होंने जो प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 453। 453 जब हम देखें तो किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी संवाद से होता है? तो सुख सुखी द्वारा जो है किस रासो कथा का वर्णन किया गया, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई, जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती, यानी कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है सुख सुखी संवाद से की गई और इन्हें प्रक्षिप्त या जोड़ा या मिलाया हुआ माना गया है। इससे वे अंश के प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो ये सुख सुखी संवाद ये पृथ्वीराज रासो का ही कथन जो है और जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहा है। सुख सुखी संवाद का जो हमें देखने को मिलता है वो है पृथ्वीराज रासो कथा को उन्होंने सुख सुखी संवाद द्वारा कहा गया। और कि भृंग एक और आएगा भी, एक पूछा जाता है भृंग और भृंगी, भृंग भृंगी। एक सेकेंड भाई। संवाद के रूप में जो है किस कथा का वर्णन किया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। भृंग भृंगी संवाद के द्वारा जो है किस भृंग भृंगी का संवाद किस कथा के वर्णन में मिलता है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कीर्तिलता, कीर्तिलता का जो है भृंग भृंगी हो जाएगा। और सुख सुखी पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज रासो। इस तथ्य को आपको बार बार ध्यान रखना है क्योंकि किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 554। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? तो इसका अर्थ छेदन के अर्थ में होता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 455। संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ है? तो ये हुआ है नाथ पंथ के अंतर्गत। उसके बाद बात करें आगे, डॉक्टर पीताम्बर नाथ बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से संपादित कर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित कराया था। शब्दी पद राग सामग्री भी कह सकते हैं। इसकी रचना का दूसरा नाम है शब्दी का। तो शब्दी शिष्या दर्शन, प्रांग संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग और 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्री, गोरख बोध, रोमावली, गयान तिलक, पंचमात्रा, इन 13 रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने प्रमाणिक माना है। गोरखनाथ की
13 रचनाओं को जो है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या माना है, प्रमाणिक माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शब्दी गोरखनाथ की प्रमाणिक रचना है और शब्दी या शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में हुआ, संत मत में ये बहुप्रचलित रहा। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी आती है 456। 456 में हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से कौन सा भाण है, कई बार पूछा जाता है। तो विषय विषमोधाम जो है उनका एक भाण है, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, नहाभवती और नील देवी। ये सभी जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही है। और अन्य नाटकों को हम देखते लेते हैं, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक का जो है, जैसे कि पूछ लेंगे प्रेम जोगनी का क्या संग रहा है, सत्य हरिश्चंद्र का, या फिर वैदिक हिंसा नभवती, इस नाटक उन्होंने कब लिखा, तो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। वैदिक हिंसा नभवती जो नाटक है भारतेंदु जी का 1873 ईस्वी में लिखा गया। इस नाटक में भारतेंदु जी ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है। उसके बाद प्रेम जोगनी 1874 ईस्वी का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंद्रावली 1875 और विषमोधम जो कि एक भाण है 1876 में, भारत जननी 1877 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नील देवी भी 1880 में। उसके बाद बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है 1881 में। इस नाटक में ब्रिटिश शासन व्यवस्था और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू नेशनल थिएटर की मांग पर भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना एक रात में की। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से कौन से नाटक की रचना एक रात में की, तो वो हो जाएगा इनका जो नाटक है अंधेर नगरी। सती प्रताप 1884 का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये एक अनुदित नाटक है। रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद है और विद्या सुंदर बांग्ला से अनुदित 1868। कई बार विद्या सुंदर का भी समय पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें पाखंड विडंबन 1872, कृष्ण मिश्र कृत द्वारा प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद है ये। और कपूर मंजरी 1875 प्राकृत में रचित राजशेखर की रचना का अनुवाद है। फिर है मुद्रा राक्षस 1878, गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। फिर है दुर्लभ बंधु 1880, शेक्सपियर द्वारा रचित चेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ये आप लोगों को बार बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कपूर मंजरी किसका अनुवाद है या मुद्रा राक्षस किसका अनुवाद है। तो भारतेंदु जी के ये नाटक है, किसके अनुवाद है। तो भारतेंदु जी ने आप लोगों को पता ही है 2 तरह के नाटक लिखे थे, एक उनके मौलिक नाटक थे और एक अनुदित नाटक थे। अनुदित नाटक वे थे जो किसी और अन्य भाषाओं के जो नाटक है, लेखकों के नाटकों का अनुवाद करके उन्होंने लिखे थे, और मौलिक उनके वे थे जो उन्होंने स्वयं से खुद से ही लिखे थे। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 457। निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है, तो एक और द्रोणाचार्य 2 कथा समांतरों पर चलने वाला शंकर शेष जी का नाटक रहा है। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। शंकर शेष विसंगतिबोध से जुड़े नाटककार हैं। उन्हें एक और द्रोणाचार्य 1977 से विशेष ख्याति अर्जित हुई और 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला यह नाटक है। एक और अरविंद उसका परिवार और कॉलेज के प्रसंग है, तो दूसरी ओर जो है द्रोणाचार्य उसके परिवार और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि का प्रसंग है। यानी कि जो एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है उसमें आधुनिक और प्राचीन कथा का समन्वय करते हुए जो है
ये नाटक बनाया गया है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 458। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये जो संवाद है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का है। तो जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास का कथन ये है कि कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कि कैसी विडंबना है। लक्ष्मी के कालों का भूभरंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। जो ये कथन कहा गया है ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, एक सेकंड भाई, काफ़ी समय तक बोलते बोलते थोड़ा गला दुखने लगता है, लेकिन आपके साथ के कारण और आपके मोटिवेशन से ही जो है चीज़ें इसी तरह आगे चलती रहेगी। परीक्षा तक हम निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाई वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो और एक कमेंट भी कर दिया करो आपको कैसी लगी वीडियो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं 459 ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है। फणीश्वर नाथ रेणु ठेस कहानी के लेखक है। इसमें कथानक सिरचन की सादगी व करुणा की पृष्ठभूमि में उसकी विलुप्त कला के प्रति कलंक का मर्मस्पर्शी चित्रण दिखाया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 460 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा कथन है? भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। या कविता को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो ये कथन है ये है डी, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि कर्तव्य जुलाई 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि गद्य और पद्य दोनों में कविता रची जा सकती है। कविता की भाषा सरल, बोधगम्य और बातचीत के स्तर पर होनी चाहिए। कविता में अलंकरण के स्थान पर अर्थ या भाव की प्रधानता होनी चाहिए, यानी कि इसका है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि कविता में अर्थ सौरस्य हो तो छंद अलंकार न भी हो तो भी कविता की सार्थकता बनी रहती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 461। निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति जो है I.A. रिचर्ड्स द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये बतानी है आपको। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी या कल्चर एंड अनार्की, जो इंटरप्रेशन इन टीचिंग। इन कृतियों में से कल्चर एंड अनार्की जो है मैथ्यू आर्नल्ड की कृति है, ना कि जो है रिचर्ड्स की है। ये मैथ्यू आर्नल्ड की जो 1869 में कल्चर एंड अनार्की कीर्ति रही है। और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी और इंटरप्रेशन इन टीचिंग I.A. रिचर्ड्स की आलोचनात्मक कीर्तियाँ रही हैं। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 472। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन रहे हैं? तो अभी हमने पढ़ा था I.A. रिचर्ड्स। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 463। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक निम्नलिखित में से जो है मध्वाचार्य जी माने गए हैं।
तो मध्वाचार्य जी का जो दर्शन रहा है वे द्वैतवाद रहा है, कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। और शंकराचार्य ने सम्मार्थ यानी कि अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया और रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो जिनका जो विशिष्ट अद्वैतवाद उनका दर्शन रहा है और राम की भक्ति इन्होंने की है रामानुजाचार्य जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। निम्बार्काचार्य ने जो है सनकादि और द्वैतवाद इनका दर्शन रहा। राधा कृष्ण युगल की उन्होंने भक्ति की है और राधा वल्लभा जी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दर्शन रहा इनका शुद्ध अद्वैतवाद, जिन्होंने पुरुषोत्तम कृष्ण को माना है और इसका इन्होंने प्रवर्तन किया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 464 को हम देखें तो कहा कहो बैकुंठी जाए, जह नहीं नंद जह नैन जसोदा, नहीं जहाँ गोपी न ग्वाल न गाय। ये पंक्तियाँ जो है ये किस कवि की है, तो परमानंद जी की है ये पंक्तियाँ। परमानंद जी की और अन्य जो कीर्तियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती है, दान लीला और ध्रुव चरित्र, दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 465 हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है। ज्ञानदीप जो रचना है उसके रचनाकार कौन रहे हैं, तो शेख नवी ज्ञानदीप के रचनाकार रहे हैं। देख लेते हैं इसके जो हमारे और अन्य तथ्य है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी के रचनाकार शेख नवी है, ये जहांगीर के समकालीन रहे। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी है भाई, ये जानी नहीं, कि प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नवी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि शेख नवी ने से ही जो है प्रेम गाथा यानी कि सूफियों की परंपरा की समाप्ति मानी है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 466, गगन होता नाही मही होती, होते चंद नाही सूर, ऐसे अंधकार मह रचा नूर मोहम्मद नूर। ये पंक्ति जो है उपयुक्त दोहा जैसी कि किस काव्य कीर्ति का है, तो ये है आखिरी कलाम रचना से लिया गया है। आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया है। जायसी रचित इस महान ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी में हुआ और जायसी ने शेख बुरहान और शेख अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी जी के ये दोनों गुरु रहे हैं, शेख बुरहान भी और शेख अशरफ भी। अगर ऑप्शन में अगर जायसी जी का गुरु पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको बुरहान देखना है, या तो दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, नहीं तो आपको शेख बुरहान लगाना है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 467, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस साहित्यकार का कथन है, तो रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को ही माना है और अन्य विद्वानों ने केशवदास जी को भी माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वमान्य भी केशवदास ही रही है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 468, रामकथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर पुष्यदंत। पुष्यदंत ने अपभ्रंश भाषा के महाकवि रहे हैं, जिनकी 3 प्रमुख रचनाएं रही हैं, महापुराण, जसहरचरित यानी यशोधरचरित और न्यायकुमार चरित यानी नागकुमार चरित भी इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या
69 जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय से अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है? तो यह नाटक है इनका कामना। कामना और अन्य जयशंकर प्रसाद जी के काव्य देख लेते हैं। झरना प्रसाद की काव्य रचना है। उर्वशी एक इनका चंपू काव्य है और दिनकर जी की भी रचना है। दिनकर उर्वशी एक जयशंकर प्रसाद की रचना है और एक दिनकर की है। दिनकर की जो उर्वशी रचना है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। इन पर उन्होंने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी एक पुरस्कार भी दिया गया है। तो देख लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी रचना है उसे वह एक चंपू काव्य है, लेकिन जो दिनकर जी का उर्वशी रचना है वो एक खंड काव्य है। उर्वशी पौराणिक कथा उर्वशी और परुशुवा पर आधारित है और उर्वशी का जो समय है वो 1909 है। झरना का 1918 में। जैसे कि झरना से ही इनका जो है छायावादी रचनाओं का जो आरंभ माना जाता है। इरावती जो इनकी यह पूर्ण रचना है। तितली जो है जयशंकर प्रसाद की 1934 में लिखा गया उपन्यास है। प्रसाद की अन्य जो काव्य रचनाएं है वे है करुणालय जो कि एक काव्य नाटक है। महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये जो है सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में। तो प्रसाद के और उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती है। प्रसाद के नाटक देख ले तो सज्जन, प्रायश्चित, एक घूट और जो कि इनका एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ये प्रसाद जी के प्रमुख नाटक रहे हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा भाई ये 470 तक ही हम करेंगे और आगे के जो प्रश्न है हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है ये देव कवि की है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्नों को जो हम अगली क्लास में करेंगे भाई। आज की क्लास में बस 470 प्रश्नों तक ही काम करेंगे। हमने लगभग कितने प्रश्नों को कंप्लीट कर आज की क्लास में हमने जो है 45-50 प्रश्नों के लगभग हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह निरंतरता के साथ इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए नए प्रश्नों को उनमें जोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी को करते रहेंगे। और निरंतरता के साथ जो हमारा टॉपिक भी चले हुए हैं उनको कंप्लीट करते हुए साथ साथ प्रश्न उत्तरों का भी अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।